अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। जुदाई मौत होती है, सोनी मिर्ज़ा, केस नंबर 15। नॉवल स्टार्ट करने से पहले काइंडली हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारे ये नॉवेल्स कैसे लग रहे हैं। इसके अलावा और नॉवेल्स अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रही, लेकिन इनको एंड करना है। अगर मैंने ये और स्टार्ट किया तो ये फिर थोड़ा लेट होता जाएगा। तो वो चीज़ ठीक नहीं है। हाँ, हाँ, कभी दरमियान में मुझे करना पड़ भी सकता है क्योंकि वो ज़रूरत हो सकती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सिकंदर अली का कुछ पता चला? इसके रूपोश होने की देर थी और जवाहर ने समीर की जानिब रुख मोड़ा। सीधा-सीधा अपना बाप कहा करना यार, वो शरारतन हँसा। बकवास ना कर यार, बता। उसने मुँह बसोरा। नहीं भाई, मुझे तो लगता है कि वो इस्लामाबाद में है ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि वो इस्लामाबाद में ही है। और तुझे ऐसा क्यों लगता है? आई डोंट नो यार। अच्छा दोस्त, मैंने तुझसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। बोल। यहाँ नहीं यार, किसी अच्छी सी जगह पर चलते हैं जहाँ हम दोनों के एक दूसरे के अलावा कोई ना देख सके और ना सुन सके। ठीक है, ठीक है, फिर किसी जंगल में ही चलते हैं, वहाँ पर हमें कोई और नहीं सुनेगा। इसकी बात पर समीर ने कहकहा लगाया। मैं इस पर चलते हैं, मेरे कमरे में जाकर बात करेंगे। मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा ही सीक्रेट वाली बात है, उसने अजीब अंदाज में देखते हुए कहा। हाँ, हाँ, ओके, चल फिर। उसकी गर्दन में हाथ डाले वो गाड़ी तक आया और फिर मेस पहुंचकर इसके कमरे में कदम रखते ही समीर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये दरवाज़ा क्यों बंद किया है? क्यों? तू कोई लड़की है? डर लग रहा है तुझे मुझसे? समीर ने हंसकर कहा तो वो भी मुस्कुराकर सर झटक गया। पहले तो मुझे ये बता कि महामापी का कहीं रिश्ता तय किया अभी तक या नहीं? नहीं, फिलहाल कोई अच्छा इंसान ही नहीं मिला। यार, जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूँ, वो बहुत ध्यान से सुनना और प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। वो जवाहर को एक कंधे से पकड़कर पूरे इत्मीनान से गोया हुआ तो उसने तेवरी चढ़ाई। बोल। भाई, देख, तू जानता है जो कुछ इनके साथ हुआ, किसी तरह से इनकी एक एक्सीडेंट ने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी और अब वो किसी और पर यकीन नहीं करती। तो मैं चाहता हूँ कि इन्हें किसी अच्छे इंसान का साथ मिले, जो फिर से इनकी ज़िंदगी को रंगीन बना सके। मैंने महसूस किया है कि वो अंदर से बिल्कुल अकेली हैं और अपना दुःख किसी से शेयर भी नहीं करती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई हो जो इन्हें समझे। बातों को घुमा मत, जो कहना है सीधा बोल। उसने कंधे से हाथ झटक कर पीछे किया। यार वो मैं कह रहा था कि मैं अगर वो लफ्ज़ उसके गले में अटक रह गए थे। "तू कब से मेरे सामने बात करने से हिचकिचाने लगा?" सवाहर मुस्कुराया। "बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे लगता है तू नाराज़ हो जाएगा।" "ऐसी क्या बात है?" उसने दिलचस्पी ज़ाहिर की। "ज़वाहर मैं शादी करना चाहता हूँ।" "तो इसमें इतना नर्वस होने वाली कौन-सी बात है?" वो फिर से मुस्कुराया। "है नहीं यार, क्योंकि मैं किसी और से नहीं बल्कि तेरी बहन से शादी करना चाहता हूँ।" आखिरी फुकरा वो एक साँस में तेज़ी से बोल गया और फिर नज़रें झुका दी। सवाहर को अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो चंद कदम पीछे हुआ और बेयकीनी से उसे देखने लगा। भाई, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे गलत मत समझना। हाँ, ये सच है कि मैंने आज तक इनको अपनी बहन समझा है, लेकिन कल जब मैं तेरे घर गया तो वो रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने मुझसे अपना गम शेयर कर लिया और मैंने ये चीज़ शिद्दत से महसूस की कि वो मुझ पर यकीन रखती हैं। वो कभी किसी और लड़के से शादी करने के लिए राज़ी नहीं होंगी। ज़वाहर और मेरा यकीन कर मैं इन्हें हमेशा खुश रखूँगा। उसने पूरी तफ़सीर कह दी थी, लेकिन वो अभी तक खामोश था। यार तू कुछ बोल तो सही। वो पास आया। समीर, आपी की एज तुझसे ज़्यादा है और अगर उन्होंने तुझसे अपना गम शेयर कर लिया, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि वो तुझ जैसे लड़के से शादी के लिए राज़ी भी हो जाएँगी। उन्होंने भी हमेशा तुझे एक भाई की नज़र से ही देखा है। उसने मध्यम लहजे में कहा। सिर्फ़ 3 साल ही तो बड़ी है वो मुझसे। तू और मैं हम उम्र ही तो हैं। समीर, ये मुमकिन नहीं। यार मैं जानता हूँ कि अगर तू चाहे तो इन्हें मना सकता है। वैसे भी मुझे किसी न किसी से तो शादी करनी ही है और फिर पता नहीं वो लड़की कैसी हो, कैसी ना हो। और तेरी बहन से ज़्यादा मेरे ख़्याल से कोई अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती। मेरा यकीन कर भाई, मैं उसे हमेशा खुश रखूँगा। बात ये नहीं है कि मुझे तुझ पर यकीन नहीं, बल्कि बात ये है कि महामापी को कौन समझाएगा? तेरे साथ निकाह का सुनते ही वो तिलमिला उठेंगी। ये तू कह रहा है? मैंने तो सुना था कि मलक ज़वाहर अली सिकंदर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। उसने एक आँख ऊपर उठाई। लेकिन ये मेरी बहन का मामला है। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा हो जिससे इन्हें मज़ीद अज़ियत पहुँचे।
ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्त। तो बस एक बार हामी भर दे प्लीज़। वो इतनी अच्छी हैं, इतनी प्यारी हैं, बिल्कुल तेरी तरह। तो कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो उनकी कदर नहीं करेगा। वो करीब आया और फिर से इसके कंधे पर हाथ रखा। कोशिश करूँगा। चंद सानियों तक अपने होंठों पर टेप लगाकर रखने के बाद उसने बात को आई-गई कर दिया था। हूर ने आहिस्ता-आहिस्ता दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर झाँका। जवाहर का कमरा बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। बेड के बाएँ तरफ दीवार पर उसकी चंद खूबसूरत तस्वीर टंगी थीं और दूसरी तरफ ड्रेसिंग टेबल मौजूद था। सामने 3 सोफ़े और इनके बीच एक बड़ा खूबसूरत शीशे का मेज़ जिस पर एक गुलदान रखा था। बाईं तरफ मौजूद छोटे सोफ़े की पिछली तरफ बाथरूम था। सामने वाली दीवार पर बड़ी-सी एलईडी जुड़ी थी और ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन की थी। दीवार के कोने में शीशे के दरवाजे से बना चेंजिंग रूम था। बाथरूम की एक तरफ से निकलती बालकनी और इस बालकनी से नज़र आता बाहर का खूबसूरत मंज़र, जिसमें सड़क, पूरा शहर और दूर से आती हुई पहाड़ियाँ इस मंज़र को मज़ीद चार चाँद लगा देती थीं। वो बड़े गौर से इसके पूरे कमरे की ताक-झाँक कर रही थी। बेड के करीब मेज़ के नीचे जुड़ा दराज़ खोला जिसमें चंद एक कागज़ात और लाइटर के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था। फिर कदम बढ़ाकर उसके चेंजिंग रूम में बने वार्डरोब तक आकर उसे खोला। ऊपर वाले बड़े खाने में इसकी इसकी शर्ट्स और कोट हैंगर पर टंगी दिखाई दी। बाएँ तरफ इसके महज़ 4 सूट पूरे सलीके से रखे गए थे जिनमें काला, सफ़ेद, गहरा ब्राउन और नेवी ब्लू रंग थे। इसके दिल ने जवाहर को सलवार कमीज़ में देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन वो हमेशा उसे पैंट शर्ट और थ्री पीस में ही देखती आई थी। इस ख़्याल को महज़ एक ख्वाब समझकर ही उसने झटक दिया। तीसरे खाने में इसकी जैकेट्स और सबसे निचले कबर्ड में इसके जूते, जिनमें सादा शूज़, चप्पल, स्नीकर्स, सैंडल, गर्ल्स के हर तरह के जूते थे। लेकिन इसने तो मखसूस लिबास और जूतों में ही हमेशा अपने महबूब का दीदार किया था। धीरे से मुस्कुराकर उसने दीवार पर टंगी तस्वीरों को देखना शुरू किया, जिसमें उसके बचपन की तस्वीरों से लेकर अब तक की तमाम उम्र की तस्वीर थीं। उसकी एक बचपन की तस्वीर को देखकर वो बहुत हँसी थी। बचपन में भी वो बिल्कुल ऐसा ही खूबसूरत था, बस फ़र्क इतना था कि वो तब काफ़ी सेहतमंद था। उसकी एक तस्वीर ने तो हूर को खुद में कैद कर लिया। वो बहुत करीब से ली गई थी, जिसमें इसका एक हाथ मुट्ठी की सूरत में गाल के नीचे टिका था और दूसरा हाथ तो नहीं नज़र आ रहा था, क्योंकि बाकी की तस्वीर बस उसके चेहरे की थी। अपनी उँगलियों के पोरों को उसकी तस्वीर पर फेरते हुए वो एक-एक नक्श को पूरे गौर से देखने लगी। इसकी भूरी आँखें हूर को अपने सहर में डुबा गई थीं। जानती थी कि वो खूबसूरत है, लेकिन आज पहली बार अंदाज़ा हुआ था कि वो तो इसकी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत है। इसका हर नक्श खुद में कितनी अट्रैक्शन रखता था, इस चीज़ को आज वो शिद्दत से महसूस कर रही थी। अचानक इसके कानों में जवाहर के कदमों की आवाज़ पड़ी तो उसकी तस्वीर को वापस दीवार पर टाँग कर वो तेज़ी से बेड के नीचे जा घुसी। नीचे घुसते वक़्त उसका सर ज़रा-सा टकराया, जिससे वो अपनी चीख मुँह में ही दबा गई। जवाहर दरवाज़ा खोलकर सीधा बेड पर विराजमान हुआ था। अपने जूते उतारने के बाद उसने जुराबें उतारना शुरू की तो हूर ने बेसुरे से मुँह बनाने शुरू कर दिए। हूर ने देखा कि इसके पाँव भी काफ़ी गोरे थे। फिर उसने अपने जूते एक तरफ किए और टाँगें ऊपर करके एलसीडी ऑन की। न्यूज़ की आवाज़ सुनकर हूर दिल ही दिल में बड़बड़ाई। कितने बोरिंग है ये। इस उम्र में मेरे जैसा इंसान तो रोमांटिक मूवीज़ देखेगा या फिर ड्रामे, पर ये तो सबसे अलग है। खबरें लगाकर बैठ गए। चंद लम्हों तक एलसीडी की आवाज़ उसके कानों में गूंजती और फिर अचानक उसके कानों को सुकून नसीब हुआ। शायद वो रिमोट से उसे बंद कर चुका था। अगले ही लम्हे उसने दोबारा जवाहर को अपने पाँव फर्श पर टिकाते देखा। नंगे पाँव चलकर वो वार्डरोब तक गया और जब 1 मिनट से भी कम वक़्त में वापस आया तो उसके पाँव में चप्पल मौजूद थी। आज पहली बार हूर ने उसे सादा जूती में देखा तो फर्श पर ही कोहनी टिकाकर घूरने लगी। जवाहर ने अपनी जैकेट उतारी और बेड पर उछाल दी। फिर अपने सफ़ेद रंग के कपड़े उठाकर वो बाथरूम में गया, तो हूर ने फटाफट बाहर निकलकर भागना चाहा। लेकिन इससे पहले कि वो भी बेड के नीचे से पूरी तरह बाहर आती, बाथरूम की चुटखनी नीचे गिरने की आवाज़ सुनकर वो फिर तेज़ी से नीचे घुस गई। इसके लंबे बालों की छोटी-सी लट बेड के बाहर ही नज़र आने लगी थी। बिलाशुबा वो तौलिया लेने के लिए दोबारा बाहर आया था और जैसे ही तौलिया उठाकर बाथरूम के करीब पहुँचा, तो अचानक इसकी थोड़ी-सी ज़ुल्फ़ को देखकर तौलिया सोफ़े पर रखते, अजीब नज़रों से देखता उसके करीब आने लगा। हाय अल्लाह जी! ये इस तरफ क्यों आ रहे हैं? दिल ही दिल में कहकर उसने आँखें मींच लीं। जवाहर ने इसके बालों की लट 3 उँगलियों में उठाकर जैसे ही नीचे झाँका, तो पूरी आँखें खोलकर देखने लगा। "आप यहाँ क्या कर रही हैं?"
इसकी तरफ घूर कर वो सख्ती से धाड़ा। जवाहिर की गंभीर आवाज सुनते ही उसने अपनी आंखें खोली और खौफ की एक लहर हलक में उतारकर बेचारगी से देखने लगी। बाहर आए। इसके मजीद धाड़ने पर वो अपनी बाजू फर्श पर बिछाते हुए बाहर आ। मासूम मायने सी शक्ल बनाए अपनी नजरें झुकाकर वो बिल्कुल इसके सामने थी। बिना परमिशन मेरे कमरे में आकर इस तरह बेड के नीचे छुपने का क्या मकसद है? वो संजीदगी से इस्तफसार कर रहा था। वो मैं दरअसल आपका कमरा देखने आई थी। बमुश्किल ज़बान ने अल्फाज इस्तेमाल किए। मिस हूर कोई बिना इजाज़त दिए मेरे कमरे में आए या मेरी किसी भी चीज़ को टच करे तो मुझे वो इंसान ज़हर लगता है। लहजे की सख्ती मज़ीद बढ़ गई। वो अभी तक खामोशी से गर्दन झुकाए खड़ी थी। आइंदा अगर आपको यहाँ आना हुआ तो मेरी मौजूदगी में आइएगा, वरना मुझे आप कमरे से बाहर ही अच्छी लगेंगी। डू यू अंडरस्टैंड? कदरे झुककर वो करख्तगी से फंकारा तो इस्पात में सर हिलाते उसके आंसू छलक पड़े। इसके भीगते गाल देखकर वो नागवारी से नजरें फेर कर अपना सर मसलने लगा। ये आपको छोटी-छोटी बातों पर रोना क्यों आ जाता है? लहजे में थोड़ी नरमी लिए उसने पूछा, लेकिन हूर के लब बिल्कुल सिमट चुके थे। मुझे ज़्यादा रोने वाले लोग पसंद नहीं हैं, उसने मज़ीद कहा तो वो अपने आंसू साफ करके सर को ऊपर-नीचे हिलाने लगी। जाए, उसका रास्ता साफ करके वो संजीदगी से बोला था। हूर ने झट से निकलने की चाही और तेजी से बाहर भाग गई। सवाहन ने ताज्जुब से उसे देखा। क्या बात है मेगन? इतनी चुप-चुप क्यों बैठी हो? अदनान जो कि बिलाशुबह अब उसका शौहर था, बेड पर इसके पहलू में बैठते वक्त इसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मुखातिब हुआ। हूर की याद आ रही है। अब भूल भी जाओ और कितना अरसा हो गया है उसे तुम्हें छोड़कर गए हुए। इसे तो तुम्हारी याद कभी नहीं आई। वरना अभी तक लौट आती और तुम हो के इसके लिए हलकान हुए जा रही हो। उसे नागवारे से देखकर झुलसते हुए लहजे में कहा। मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही है अदनान। कितने प्यार और मोहब्बत से पाला है मैंने उसे। न जाने वो कहाँ दर-बदर की ठोकरें खा रही होगी। इसकी आवाज़ डगमगा गई थी। छोड़ दो इसकी फ़िक्र करना। जिसके लिए तुमने इतना सब कुछ किया वो तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी खुदगर्ज़ी की वजह से छोड़कर चली गई। लानत है ऐसी लड़कियों पर। वो करख्तगी से बोला तो मैगन ने गुस्से से ताड़ा। ऐसे तो मत बोलें अदनान। वो मेरा खून है। गद्दार नहीं है वो। बस नासमझी में गलती कर बैठी है। पर आज भी मैं जानती हूँ कि वो मुझे याद ज़रूर करती होगी। बस करो तुम मैगन। अपनी भांजी के रोने के अलावा तुम्हारे पास और है ही क्या? क्या सोचकर तुमसे शादी की थी और तुम पता नहीं क्या निकली? क्या कहना चाहते हैं? तजस्सुस से सीधी होकर वो इसके सामने हुई। सोचा था अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन प्यार और मोहब्बत से गुज़ारूँगा, लेकिन तुम हो कि बुझी-बुझी सी रहती हो। सच कहूँ तो मुझे अब तुम्हारी भांजी के नाम से ही नफ़रत होने लगी है। खुदा का खौफ़ करे अतान, इस मासूम ने आपका क्या बिगाड़ा है? कहा ना बच्ची है, नासमझ है। इससे गलती हो गई तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं उसे धुतकार दूँ। वो तप उठी थी। इतनी भी बच्ची नहीं है वो मेगन, बालिग़ है और समझदार भी। आप तो रहने ही दें, शायद वो ठीक कहती थी आपके बारे में। क्या कहती थी? वो भी मज़ीद सीधा होकर घूरी डालने लगा। यही कि आप मेरे लायक हैं ही नहीं। कोई मसला नहीं, अभी छोड़ देता हूँ। उसने हँसकर कहा तो वो खामोशी से दाँत पीसकर रह गई। माँ मापी, आप बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल एक बहन की तरह मेरे साथ ट्रीट करती हैं। आपके साथ बातें कर कर के मैं बिल्कुल बोर नहीं होती। हूर बेड पर इसका हाथ पकड़कर मोहब्बत से कह रही थी और माहम इसके मुँह से अपनी तारीफ़ सुनकर हँसने लगी। मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। नहीं, आप सच में बहुत अच्छी हैं। उसने लफ्ज़ों को ज़ोर दिया। अगर मैं इतनी ही अच्छी होती, तो शायद कुछ लोग मुझे कभी नहीं छोड़ते। वो अफ़सुर्दगी से गोया हुई। पता है, मेरी आनी कहती थी कि हर चीज़ और हर इंसान का नेमल-बदल मौजूद है। अगर कोई आपको रुलाता है, तो कोई ना कोई आपको हँसाएगा भी ज़रूर। बस आप सब्र करना सीखें। मुझे यकीन है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई इंसान ऐसा ज़रूर आएगा, जो फिर से आपको मर्द-ज़ात पर यकीन करना सिखाएगा। इसने हौसला अफ़ज़ाई करने की कोशिश की, तो वो गम में भी मुस्कुराई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों ने निगाह उठाकर देखा तो महज थोड़े ही फासले पर जवाहर दहलीज पर मौजूद था। आओ छोटे, माहम नरमी से बोली। वो चंद कदम बढ़ाकर इनके करीब आ खड़ा हुआ। हूर की नजरें इस पर टिक सी गईं। सफेद काटन शलवार कमीज में कोहनियों तक अपनी कोहनियों को फोल्ड किए हुए वो बेइंतहा पुरकशिश लग रहा था। उसकी आज अपने महबूब को इस हुलिये में देखने की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। खड़ी होकर उसकी तारीफ करना चाहती थी, लेकिन अब बस मुंह ही मुंह में जुम्बिश से करते रह गए। आपसे बात करनी है आप ही। हुँ, बैठो। उन्होंने अपने करीब बैठने का इशारा किया तो हूर झट से उठी। मेरे ख़्याल में मुझे चलना चाहिए। आप दोनों बातें करें। वो मुस्कुराती ही दोनों के चेहरों को देखकर कमरे से जाती दिखाई दी। इसके जाते ही वो बहन के रूबरू बैठा था।
बाहर आकर अपने कमरे तक जाते हुए उसकी नज़र सीधा सवाहर के कमरे पर पड़ी तो वहीं रुक गई। न जाने क्या सोचकर अपने होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाकर वो फिर से इसके कमरे में जा घुसी। जिन अशिया का मुआयना करना बाकी था उन सबको गौर-गौर से देखने लगी। "आपी, आप जानती हैं मुझे बातों को घुमा-फिरा कर करने की आदत नहीं है, इसलिए क्लियर बात करूँगा।" "हुँ।" वो पूरी तरह मुतजस्सिस दिखाई दी। "मैं चाहता हूँ कि आप शादी कर लें।" इसके अल्फाज़ों पर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुई थीं। "छोटे, तुम जानते हो कि ये मेरे लिए आसान नहीं है। मैं फिर से किसी पर यकीन करके अपनी ज़ात की धज्जियाँ नहीं उड़ाना चाहती। जानता हूँ आपी, लेकिन मैं जिस इंसान से शादी करने के लिए कह रहा हूँ, तो आप मेरा यकीन करें कि वो आपको बहुत खुश रखेगा।" "किसकी बात कर रहे हो?" वो दो टोक पूछ बैठी। "समीर की।" उसने बिना हिचकिचाए, बिला झिझक एकदम कह दिया। वहाँ की हैरानगी देखने लायक थी। "क्या बात कर रहे हो? तुम जानते हो कि मेरे लिए वो छोटे भाई की तरह है?" "यस आई नो, लेकिन उसने मुझसे खुद आपके बारे में बात की है। अभी वो मेरा दोस्त है और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरी गारंटी है।" बहन का हाथ थामकर वो पुरएतमाद होकर बोला। "नहीं छोटे, जिस इंसान को मैंने हमेशा अपने भाई की नज़र से देखा है, अब तुम कह रहे हो कि मैं उससे शादी कर लूँ? और मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि समीर मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है?" वो हैरानकुन हद तक चौंकी थी। "आप कुछ उल्टा मत सोचें। एक इंसान का इंतखाब आपने खुद किया था और तब सिर्फ़ मैं था, जिसने आपका साथ दिया। माना कि वो इंसान सही नहीं निकला, लेकिन आज अगर मैं किसी इंसान को आपके लिए मुंतखब कर रहा हूँ, तो आपको भी मेरा यकीन करना चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए आप भी। मैं आपको जता नहीं रहा, सिर्फ़ इतना बता रहा हूँ कि अगर आपका इंतखाब सही नहीं रहा, तो हो सकता है कि मेरा इंतखाब अच्छा हो। तुमने मुझे कशमकश में डाल दिया है छोटे। अगर तुम्हें मेरी शादी करवानी है तो किसी और से करवा दो, लेकिन समीर तो उम्र में भी मुझसे छोटा है। 3-4 साल के फ़र्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो हज़रत खदीजा से निकाह किया था, जबकि वो हमारे प्यारे नबी से उम्र में काफ़ी बड़ी थी। तो फिर इस माशरे की गलत सोच को ख़त्म करें। प्लीज़ आपी, मैं इस पर यकीन कर सकता हूँ और आपको भी करना होगा। प्लीज़ आपी, मेरी खातिर हाँ कह दें। बहन के चेहरे को बगौर देखते हुए उसने यकीन माँगा था और वो चुपचाप नम आँखों से हाँ में सर हिला गई। इसके जवाब पर वो खुशी से मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़कर बूसा दे दिया। "मैं जानती हूँ कि तुम बहुत खुश हो, लेकिन मेरी एक शर्त है।" बाहम के बोलने पर उसने फ़ौरन निगाहें उठाकर देखा। "बोलें?" "मैं तब तक शादी नहीं करूँगी जब तक तुम शादी नहीं कर लेते।" वो खामोशी से एक जानिब देखने लगा। "आप भी कि मैं अपना मकसद पूरा किए बगैर शादी नहीं करूँगा। अब तो हूर भी हमारे पास आ गई है। तकदीर ने अगर तुम्हें खुद उससे मिलाया है तो ये मौका ज़ाया मत करो। अपना लो इसे। छोड़ दो अपनी ज़िद। जैसे तुम मुझे खुश देखना चाहते हो, वैसे मैं भी तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। आप जो भी शर्त कहेंगी मैं मानूँगा, लेकिन फ़िलहाल ये नहीं, प्लीज़। तुम अच्छे से सोच लो छोटे। मुझे अगर कल रुखसत होने के लिए कहोगे, तो मैं सिर्फ़ तुम्हारी खातिर समीर के साथ रुखसत हो जाऊँगी। लेकिन बशर्त ये कि तुम भी निकाह करो। सही वक़्त पर करूँगा। यही सही वक़्त है छोटे। किस्मत बार-बार मौका नहीं देती, समझो। मैं सोचूँगा इस बारे में, एंड थैंक्स। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी एक खूबसूरत अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ करो। गुड नाइट आपी। सवाल का जवाब उलट दिया गया और वो अपनी बात कहकर चला गया। वहाँ खामोशी से बेड पर टेक लगाकर अपने फ़ैसले के मुतालिक सोचने लगी। सवार जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो हूर को अपनी एक फ़ाइल में मगन पाया, तो फ़ौरन करीब जाकर उठ के उसके हाथ से फ़ाइल खींची। वो चौंक कर देखने लगी। आप इतनी जल्दी आ गए?" अपनी भवें चढ़ाकर वो मासूमाना अंदाज़ में पूछने लगी। "मना किया था ना? कौन-सी ज़बान समझ आती है आपको?" यकायक इसके गरजने पर वो दबक सी गई। आई एम सॉरी।" नज़रें नीचे किए वो घबरा कर बोली। "मिस हूर, मुझे रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। बेहतर है कि अपनी आप आदतें सुधार लें, वरना मुझे सुधारना आता है। वैसे बार-बार आप मेरे कमरे में करने क्या आती हैं?" लहज़ा आग की भट्टी की तरह तपा हुआ था, जब वो थोड़ा मज़ीद करीब होकर फंकारा। "क क कुछ नहीं।" आवाज़ भीग चुकी थी। "आउट।" यकदम वो इश्तियाल से बोला तो आंसू टिप-टिप बहने लगे। सहम कर उसने कंधे उचकाए थे। हूर के गिरते आंसू अब उसे मज़ीद गुस्सा दिला रहे थे। अगले ही लम्हे अपनी फ़ाइल गुस्से से फ़र्श पर फेंक कर वो बालकनी में चला गया। अपनी कमीज़ के दोनों अतराफ़ को मुट्ठियों में जकड़े वो काफ़ी देर तक वहीं खड़ी गाल भिगोती रही।
फिर अचानक अपने आंसू साफ करते हुए भाग गई। इसके जाने पर जवाहर ने पलट कर देखा। दरवाज़ा पटक कर बंद कर दिया गया था। किस किस्म के इंसान है? बंदा जिससे प्यार करता है, कम से कम इस पर इतना गुस्सा तो नहीं करता। लेकिन सच में, अब फिर से लगने लगा है कि ये राक्षसी है। मुँह बनाते हुए अपने कमरे में बेड पर आ मौजूद हुई थी। मुँह गुस्से से फुला रखा था। ये जाने बगैर कि जिस इंसान से वो नाराज़ हो गई है, उसे तो शायद मनाना भी नहीं आता। बस बहुत हो गया। अब मैं अपनी मज़ीद इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूँगी। या तो ये मुझसे माफ़ी माँगेंगे या फिर मैं भी इन्हें खूब सुनाऊँगी। अपना मुँह एक तरफ मरोड़ कर वो तीखी तकिया सीधी करती हुई दाएँ करवट पर लेट गई। रोने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है और इसके साथ भी यही हुआ था। भीगी पलकों से नींद ने जल्द ही उसे अपनी आगोश में ले लिया था। अगला दिन नमूदार हो चुका था और वो अभी तक गहरी नींद में थी। फिर अचानक सुस्ती से अंगड़ाई देती हुई उठी और जैसे ही वॉल क्लॉक पर नज़र पड़ी तो इसकी आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थीं। सुबह के 10 बज चुके थे और शायद इस वक्त जवाहर तो कब का दफ्तर जा चुका था। वो हैरान थी कि कोई उसे उठाने के लिए क्यों नहीं आया। फिर देर यकायक एक सोच में जा डूबा कि यह उसका अपना घर नहीं है बल्कि मेहमान समझकर इसको इज्जत दी जा रही है। जो भी था, लेकिन सच्चाई यही थी कि वो इस घर में मेहमान है, जिसे एक ना एक दिन इस घर से जाना ही होगा। दिल फिर से जवाहर से निकाह करने और उसकी कुर्बत पाने के लिए तेज तेज धड़कने लगा। लेकिन शायद अब ये सिर्फ एक ख्वाब ही था। अपने दिमाग में चलती तमाम सोचों को झटक कर वो नहाने चली गई। देखिए मुख्तियार साहब, मैं आपको कई दफ़ा समझा चुका हूँ कि आपके बेटे का फ़िलहाल बाहर आना मुमकिन नहीं है। फिर भी आप रोज़ मेरे थाने में आकर बैठ जाते हैं। एसएचओ आज शदीद गुस्से से झिड़कने लगा था। तो फिर मुझे उस इंसान का नाम बता दो जिसने पर्चा कटवाया है। मुख्तियार खान भी गुस्से से गरजा। कह चुका हूँ कि इजाज़त नहीं है। अगर इजाज़त होती तो उसी दिन बता देता। तो फिर क्या हमें हेडक्वार्टर जाकर ये पता चल जाएगा? मैं कुछ नहीं कह सकता मुख्तियार साहब, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपको वहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आईएसआई अपने किसी भी राज़ को कभी बाहर नहीं जाने देती। मैंने अपने बेटे से पूछा था, तो उसने मुझे बताया कि जवाहर नाम का एक शख्स था, जिसने उसकी पिटाई लगाई और इसके पीछे ही आईएसआई की टीम आई थी। तो मुझे बस ये पता करना है कि वो जवाहर कहाँ रहता है और इसका आईएसआई से कोई ताल्लुक है या नहीं। आप अपनी तरफ से पूरा ज़ोर लगा लें, लेकिन आज भी मुझसे लिखवा लें आप कि आपके बेटे पर किसी लड़की के साथ ज़्यादती करने की कोशिश का केस है और ये कोई छोटा-मोटा केस नहीं है जो अल्तमश साहब आसानी से बाहर आ जाएँगे। सालों लग सकते हैं मुख्तियार साहब और पीछे से हाथ भी बहुत सीक्रेट ग्रुप का है। तो मेरे ख़्याल से आप भूल जाएँ कि आपका कोई बेटा भी है। उसके समझाने पर मुख्तियार खान की हलक में एक गिल्टी उभर कर मालूम हुई। मुझे बस इस जवाहर को ढूँढना है। एक बार, बस वो इंसान मेरे हाथ लग जाए तो फिर मेरे बेटे को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। अकड़ कर कहते हुए मुख्तियार खान कुर्सी से उठा और अपनी गार्ड समेत चलता बना। इसके जाते ही एसएचओ ने जवाहर का नंबर मिलाया। हाँ सर, बोलो। अपने कैबिन की मखसूस रोलिंग कुर्सी पर बैठा वो बेफिक्री से कह रहा था। जवाहर साहब, इस मुख्तियार खान ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। क्यों? क्या हुआ? सर रोज मेरे थाने में आकर बैठ जाता है और मेरे दिमाग की दही बना देता है। इसके कहने पर वो हल्का-सा मुस्कुराया। यकीनन मेरे बारे में ज़रूर जानना चाहता होगा वो। जी सर, आपके बारे में ही जानना चाहता है। लेकिन मैंने भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी उसको। गुड। मैं चाहता हूँ कि उसे कभी ना पता चला कि मैं ज़ी ए कंपनी का बॉस हूँ। उसे तो यही लगता होगा कि मैं भी आईएसआई का कोई एजेंट हूँ, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं तो एक नामवर बिज़नेसमैन हूँ बस। यस सर, लेकिन जिस तरह वो आपकी तलाश कर रहा है, तो मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्द आप तक पहुँच जाएगा। पहुँच जाए तो परवाह नहीं है, बहुत अच्छे से देख लूँगा मैं इन्हें। ठीक है सर, मैं फ़ोन रखता हूँ। ओके, मेरी असल पहचान तो एसएचओ भी नहीं जानता मुख्तियार खान, तो फिर तुम्हारा मुझ तक पहुँचना नामुमकिन है। हाँ, ज़ीए कंपनी के बॉस तक तो पहुँच सकते हो लेकिन मेजर जवाहर अली तक नहीं पहुँच। फ़ोन काउंटर पर रखते ही जवाहर दिल ही दिल में फिर से कहकर मुस्कुराया। माहम ने आहिस्ता से चलकर घर का दरवाज़ा खोला तो चौखट पर एक उधेड़ उम्र अजनबी शख्स खड़ा था, जिसे देखते ही वो शदीद हैरान हुई थी। दूर कहीं दिमाग में एक इंसान का स्केच बना। एक धुंधला सा चेहरा आंखों के सामने आया लेकिन वो पहचानने से कासर रही। रूबरू मौजूद शख्स मुस्कुराकर उसे देख रहा था, गोया किसी बरसों से बिछड़े इंसान से उसे मिलवा दिया गया हो। आप कौन हैं? उलझन में घिरी माहम ने अपनी बेचैनी दूर करने के लिए पूछा। बेटा तुम माहम हो ना? आंखों में आंसू लाते हुए उस ढेर उम्र आदमी ने कहा तो वो मजीद चौंक कर देखने लगी। जी मैं माहम ही हूँ, पर आप कौन हैं?
फिर से एक सवाल दागा गया। उसी लम्हे खदीजा बेगम भी वहां वारद हुई थी। दहलीज पर खड़े शख्स को देखकर वो सकता ही रह गई, जैसे वो इसे पहचान गई हो। कैसी हैं आप? उस शख्स के सवाल पर माह मजीद कश्मकश में मुब्तला हो चुकी थी। महामापी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? दूर से चलती हुई हूर बुलंद आवाज में बोली और फिर वो इनके बीच मौजूद थी। ये लड़की कौन है? इसे तो मैं नहीं जानता। वो अजनबी शख्स बिलाशुबा हूर पर नजर डालकर कह रहा था। पहले आप बताएं कि आप कौन हैं? इस तरह मुंह उठाकर किसी के घर में नहीं आना चाहिए। ये एकदम माहम बरस पड़ी थी, लेकिन वो शख्स उसकी बात पर मुस्कुराकर करीब आता गया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा। उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। बेयकीन होकर एक नज़र खतीजा बेगम के चेहरे पर डाली तो वो खामोश थी। नानो, ये क्या कह रहे हैं? क्या ये उसके लफ्ज़ खतीजा बेगम से मुखातिब होते वक़्त अटक से गए थे, लेकिन वो बजाय जवाब देने के उल्टा इस अजनबी शख्सियत पर पूरे जोश से फनकारी। इतने सालों बाद क्या लेने आए हो अब? यहाँ पर तुम्हारा कोई नहीं है। आज नानी को पहली बार इतना गज़बनाक होता देखकर माहम शॉक्ड थी। होर के लिए तो सब कुछ नया था। मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। वो शाइस्तगी से बोला तो माहम फिर से चौंकी। वो बेटी जिसे सालों पहले बेसहारा छोड़कर चले गए थे। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारे बेटे को कुछ पता चले, क्योंकि अगर उसने तुम्हें ढूंढ लिया ना, तो वो तुम्हें जान से मार देगा। उन्होंने चीख कर कहा, लेकिन रफू चक्कर होने की बजाय उसके चेहरे पर मुस्कुराहट काफी गहरी हो गई थी। क्या कहा आपने? बेटा? मेरा बेटा? वो करीब होकर खुशी से पूछने लगा। हाँ, तुम्हारा बेटा, जिसकी तुमने कभी शक्ल भी नहीं देखी। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि वो यहाँ पर आ जाए। खतीजा बेगम की बातों को नजरअंदाज करके वो सीधा माहम की तरफ मुतवज्जो हुआ, जिसके रुखसार आंसू से तर हो चुके थे। देखा? देखा तुमने माँ बेटी? ये तुम्हारी नानी क्या कह रही हैं? क्या तुम्हारा कोई भाई भी है? वो चंद लम्हों के लिए खामोश नफरत भरी निगाहों से उसे देखकर एकदम चिल्लाई। हाँ, है मेरा भाई, और मेरे लिए मेरा भाई ही सब कुछ है। नफरत करती हूँ मैं आपसे, और मुझसे कई गुना ज्यादा नफरत मेरा भाई आपसे करता है। नाना बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर आपको अपनी जान प्यारी है, तो चले जाए, वरना मेरा भाई आपका कत्ल कर देगा। इधर मैं अपने बेटे से मिलने के लिए बेताब हूँ और तुम और तुम्हारी नानी मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं मिले बगैर चला जाऊँ? हरगिज़ नहीं, बल्कि अब तो मैं यहाँ से कहीं जाऊँगा ही नहीं। मेरा बेटा भी है। ओह खुदाया तेरा शुक्र है। वो खुशी से झूम रहा था और महम समेत खतीजा बेगम भी आने वाले वक़्त का सोचकर घबरा रही थी। फिर अचानक वो ज़रा रुककर हूर की जानिब देखने लगा। तुम? तो क्या तुम मेरी बहू हो? उसके अचानक सवाल पर हूर ने पूरी आँखें खोल दी। न नहीं, वो बमुश्किल बोली थी। तो फिर तुम? इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बोल पाता जवाहर के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अगले ही लम्हे वो घर की दहलीज अबूर करके इनके सामने मौजूद था। अपने मुकाबले खड़े शख्स को तेवरी चढ़ाकर देख रहा था। शायद वो उससे अनजान था। जब इसकी आंखों में तरह तरह के सवाल उठते साफ नजर आ रहे थे। इसकी आमद पर सभी अपने दिल की धड़कन को खौफ के मारे तेज होता महसूस करने लगे। आप कौन हैं? और यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हैं? जवाहर ने पास आकर संजीदगी से पूछा। तो वो शख्स इसका चेहरा अपने हाथों में पकड़कर आंखों में आंसू लिए मोहब्बत से इसकी पेशानी पर बूसा देने ही वाला था जब अगले ही लम्हे सवार ने इसके दोनों हाथ झटक कर खुद से अलग कर दिए। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी पागल खाने से उठकर हमारे घर में आ गए हैं? इसके अल्फाज उधेड़ उम्र आदमी के लिए बिल्कुल सुकून भरे थे। छोटे, बस ये किसी का घर तलाश कर रहे थे तो हमसे पूछने के लिए आ गए। आप चले जाएंगे? माहम ने अपना रुख जवाहर की जानिब करके मामले को संभालने की कोशिश की। अब जाएं। अब वो मुड़कर उस शख्स से मुखातिब हुई तो वो जोर से कहका लगाने लगा। इसके हंसने पर सभी हैरान थे। एक्सक्यूज मी मिस्टर स्ट्रेंजर, आउट। जवाहर पूरे रूप से उस पर धाड़ा तो इसके दांत वहीं बंद हो गए। भाई नाम क्या है मेरे बेटे का? वो खतीजा बेगम से पूछ रहा था जब जवाहर ने मजीद हैरानगी से घूरा। मलक जवाहर अली सिकंदर नाम है मेरा। सुन लिया? नाउ आउट। वो खुद ही अपनी गंभीर आवाज बुलंद कर चुका था। मुकाबिल शख्स का चेहरा खुशी से खिल उठा। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम रखा है शाहीना ने तुम्हारा। उसके लबों से अपनी माँ का नाम सुनकर वो ठठक सा गया। शाहीना? मेरी माँ? आप कैसे जानते हैं इन्हें? वो मजीद करीब होकर सरगोशी करने लगा। अपनी बीवी को कैसे भूल सकता हूँ? कुछ साल उसकी कुर्बतों में गुजारे हैं आखिर। जवाहिर को सुनकर कोई करंट सा लगा था, जो वो अचानक चौंकते हुए पीछे हो गया।
क्या तुम मलक सिकंदर अली हो? अपनी मंदी-मंदी आँखें उसके उधेड़ चेहरे पर नक्श करके वो इश्तियाल से बोला था। रूबरू मौजूद शख्स हँसकर अपनी पसलियों पर हाथ रखे हाँ में सर हिला गया।